हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का सेकंड वीडियो लेक्चर है। पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम इस चैप्टर का सेंटर ऑफ मास टॉपिक की स्टार्टिंग किए थे और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में सेंटर ऑफ मास टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और सेंटर ऑफ मास टॉपिक के इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए बेसिकली आज हमारा पहला टॉपिक है इस सेकंड वीडियो लेक्चर का सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम होता क्या, आइए जानते हैं। देखिए, पहले जब हम न्यूमेरिकल सवाल अप्रोच करते थे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो वहां पर हमें ओरिजिन दे दिया जाता था। आप पार्ट 1 के वीडियो को देख लीजिए, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर हमें ओरिजिन देता है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है, उसका पोजीशन कहां पर है, तो हम इजीली बता देते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपको ओरिजिन नहीं दिया है। देखिए, यहाँ पर टू पार्टिकल सिस्टम है, हमारे पास दो पार्टिकल का एक सिस्टम तैयार है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भैया आप इसका सेंटर ऑफ मास बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर ओरिजिन नहीं दिया गया है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम कहीं पर भी ओरिजिन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अगर भाई क्वेश्चन में ओरिजिन दिया है कि तुम इसके रिस्पेक्ट में ही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ओरिजिन नहीं दिया है आपको टू पार्टिकल सिस्टम में, तब आप सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? पहला सवाल, तो इसका जवाब है कि आप खुद ओरिजिन सेलेक्ट कर लीजिए कहीं पर भी। तो देखिए, मैं यहाँ पर ओरिजिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा 0,0। अगर ये ओरिजिन हो गया, M1 के पास मैंने ओरिजिन मान लिया और इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमारा d है और ये देखो ये x एक्सिस में ही रखा हुआ है, यानी कि वन डायमेंशन में ही है। देखो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, भाई ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d डिस्टेंस x और y में नहीं है, तो ये हो जाएगा पूरा 0। ठीक, तो हम किसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं? हम M1 बॉडी के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं कि यहां से भाई सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर होगा। ओके, चलिए निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखिए m1 इंटू 0, ये हो जाएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2, m2x2 तो m2d। x2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पर d है, कितना है d, और नीचे में हो जाएगा मास m1 m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा भैया हमारा m1 प्लस m2। तो भैया x सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास आपने क्या निकाल के दिखा दिया, हमने निकाल दिया, ये पार्ट 0 हो जाएगा, हटा दो इसको। तो हमें मिलेगा भैया m2d और ये हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। ये XCOM क्या है भाई, m1 के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास हमने निकाल दिया। हम क्या किए, हम M1 को ओरिजिन मान लिया और M1 के रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास का देखो पोजीशन निकाल दिए XCOM। अभी ना वैल्यू लेके जब सवाल हल करेंगे पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो इस पोर्शन के सॉल्व करते, उसके बाद आपको एक बेसिक आइडिया भी हो जाएगा। देखिए भैया, अभी हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास फाइंड किए थे, m2d m1 प्लस m2 आया था। यानी कि भैया अगर आप इस पॉइंट को आप ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिक याद रखना है। ये पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो m2d कर दो और दोनों मास को जोड़ के नीचे में आप लिख दो। और m1 से आपको सेंटर ऑफ मास मांगा जाएगा तो आप क्या करना, m2 इंटू d m1 प्लस m2 करना। इसी प्रकार भैया ऐसा भी तो आप कर सकते थे, आप m2 को भी तो ओरिजिन ले सकते थे। ले रहा हूँ भाई, रुको थोड़ा। तो m2 का हम क्या ले लिए, यहाँ पर ओरिजिन ले लिए। अब क्या कर रहे हैं हम m2 के रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मांग रहा है। m2 के रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया x सेंटर ऑफ मास
तो देखो भैया यहाँ पर m1x1, देखो यहाँ पर m1x1, तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। एक बार लिख दूं क्या भैया, लिख देता हूँ एक बार, इससे क्या होगा बेसिक डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास m1x1, हमने ना अभी फिलहाल फार्मूला को लिख दिया, तो ये हो जाएगा m1x1, ओरिजिन है ना, यहीं से चालू करेंगे, तो m2 इंटू 0 भैया हमारा 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हो जाएगा m2 इंटू 0 प्लस क्या होगा भैया m2x2, तो m1 इंटू डी हो गया हमारा, क्या हो गया m1 इंटू डी हो गया। और नीचे में क्या लिखेंगे भाई, सारे मास को हम ऐड कर देंगे ना, कर देंगे, ये पूरा कट हो गया भाई, पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास क्या उभर के आया m1 इंटू डी m1 प्लस m2। तो भैया आपने x सेंटर ऑफ मास भी निकाल के दिखा दिया, लेकिन इस समय भैया आपने क्या किया, m2 को आपने ओरिजिन मान के निकाला। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास 2 पार्टिकल सिस्टम है और ओरिजिन नहीं दिया है और क्वेश्चन आपसे बोला है भैया तुम m1 के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता दो, तो क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको छोड़ दो, और जो अलग पार्टिकल होगा m2 इंटू डी m1 प्लस m2, और इसके रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास मांगा है, यानी कि m2 बॉडी के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा, तो यही आपका ओरिजिन है, छोड़ दो, m1 इंटू डी m1 प्लस m2 कर दो। एकदम शानदार ट्रिक है भाई ये, जब भी 2 पार्टिकल सिस्टम आपको दिया जाएगा और आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहेगा, तो चाहे आप m1 के रिस्पेक्ट में निकालो चाहे आप m2 के रिस्पेक्ट में निकालो, बात बराबर की है। भैया समझ नहीं आ रहा है थोड़ा, अभी देखो, अगर आप ये आपका ओरिजिन है तो आप यहाँ आपका ये आया ना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, हो सकता है यहाँ पर होगा, यानी कि ओरिजिन से इतना डिस्टेंस पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से। अगर भैया जब आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, यहाँ से फाइंड आउट किए हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ से, आपको m2 से जाना पड़ेगा, तो m2 से जाना पड़ेगा तो ये आपको सेंटर ऑफ मास ये मिलेगा। समझ पाए भैया, क्या इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा क्या? अरे भाई क्यों होगा, सिस्टम तो आपका एक ही है ना। आप m1 से जाओगे फिर भी यहीं पर पहुंचे, आप m2 से गए फिर भी आप यहीं पर पहुंचे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा, फील आया होगा कि अलग अलग मिल जाएगा, भाई सिस्टम एक ही है ना, क्यों चेंज होगा। इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास यहाँ पर है तो यहीं पर होगा। बस आप m1 से जाओगे तो यहाँ तक चले गए, m2 से गए, हो सकता है इधर कम डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा या ज़्यादा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा। m1 से हो सकता है सेंटर ऑफ मास के लिए आपको ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़े और m2 के लिए हो सकता है आपको कम डिस्टेंस जाना पड़े, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भाई वहीं पास होगा। ओके ठीक, चलो अब थोड़ा डेरिवेशन से सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सवाल लेते हैं इस पर। तो हम क्या करते हैं, m1 को हम यहाँ पर कर लेते हैं 2 kg, ये हो जाएगा हमारा पास 2 kg, और m2 को हम यहाँ पर कर लेते हैं हम 4 kg, ये हो जाएगा भाई हमारे पास 4 kg, क्या हो जाएगा 4 kg। तो m1 हमारे पास हो जाएगा 2 kg और m2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 kg। भैया दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले, तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं d की वैल्यू, जो मन चाहो भाई आप ले लो, आपको छूट दे दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 3,0, जो मन चाहे आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3,0। ठीक है भैया, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुटअप करो, आप फार्मूला लगाने के फार्मूला मत लगा भैया, ये लॉन्ग फार्मूला, क्योंकि हम इसी से तो बना के दिखाए ना आपको, इसी से बना के दिखाए हैं। ठीक है चलो भैया, हम क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास चाहते हैं, देखो हम सेंटर ऑफ मास चाहते हैं XCOM, लेकिन हम 2 kg के रिस्पेक्ट में चाह रहे हैं, क्या चाहेंगे हम 2 kg जो मास है भाई, यही हमारा ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, हम इसी के रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, इसके रिस्पेक्ट में भाई हम 2 kg, यही हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहीं से हम सेंटर ऑफ मास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा भैया, यदि 2 पार्टिकल सिस्टम है और आपका ओरिजिन ये है, तो आप क्या करो, इसको छोड़ दो, m2d 4 इंटू 3 m2d करो भैया, m2d करो, और क्या करो m1 प्लस m2, तो 4 प्लस 2 कितना हो भैया 6 हो गया। तो कितना मिलेगा हमें, 4 3 जा हो गया भैया 12, और ये हो जाएगा 6, तो 6 2 जा हो जाएगा भैया 12। तो हमें मिला भैया देखो XCOM हमें मिला 2 kg मास ओरिजिन था, इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिला भैया 2 मिला।
यानी भैया क्या यहाँ से मैं 2 तक भागूं, क्या इस यहाँ से मैं 2 तक भागूंगा ना, यहाँ से भैया अगर मैं यहाँ तक भागा, मान लेते यहाँ तक भागा, तो यहीं पे हमें क्या मिला भैया, यहीं पे हमें सेंटर ऑफ मास मिला। कहाँ से भागे भैया, हम 2 kg से भागे तो हमें सेंटर ऑफ मास 2 मिल गया। भैया ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या, इसके रिस्पेक्ट में भी तो निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। निकालो भाई, चेंज हो जाएगा क्या लोकेशन? नहीं होगा यार, जहाँ होगा वही मिलेगा। ये तो किलोग्राम जो है पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे भैया XCOM, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये हमारा पास 4 kg है, 4 kg के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, यही हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, XCOM कर देंगे। तो क्या करेंगे भैया, इसको छोड़ दो ना, ये छोड़ दो इसको, तो क्या करो M1D करो, M2D करो, 3 2 जा क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा, और M1 प्लस M2 कर दो, क्या कर दो M1 प्लस M2 कर दो भैया, तो 4 प्लस 2 कितना हुआ भैया 6 हुआ, कितना हुआ 6, और 6 कैंसिल करेंगे भैया 1 मिलेगा। मतलब भैया मामला एकदम क्लियर है यार। यहाँ से हमें कितना चलना पड़ेगा भैया, यहाँ से हमें चलना पड़ेगा 1 मीटर, और सेंटर ऑफ मास तक पहुँच गए। अब भैया यहाँ से कितना चलना पड़ा हमें भैया, ओरिजिन से हमें चलना पड़ा 2 मीटर, 2 मीटर। भैया दोनों को मर्ज करते हो, डायग्राम बना दो ना, बना रहा हूँ भाई, देखो ये देखो, ये 2 kg और ये हो जाएगा भाई आपका 4 kg। चलो दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 3। अगर ये आपका, अगर इसके रिस्पेक्ट में आप सेंटर ऑफ मास चाहते हो तो यहाँ से आपको कितना भागना पड़ेगा, 2 मीटर भागना पड़ेगा भाई। 2 मीटर में भाग गए, देखो 2 मीटर भाग गया, ये सेंटर मास पहुँच गया। और इसके रिस्पेक्ट में मांगा गया है, इसके रिस्पेक्ट में तो कितना मीटर भागूंगा भाई, यहाँ से सेंटर ऑफ मास के लिए मैं 1 मीटर भागूंगा। देखो मैं 1 मीटर यहाँ से भाग गया, देखो हम सेंटर ऑफ मास के पास पहुँच गए। देखो ये देखो, कहीं से भी भागो भाई, कहीं से भागो आप सेंटर मास पर पहुँचेंगे। अगर किसी पॉइंट से भागो, हो सकता है आपको ज़्यादा चलना पड़े, दूसरा ओरिजिन लेते हो सकता है आपको कम चलना पड़े, लेकिन सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो वहीं होगा वहीं। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, जब भी 2 पार्टिकल सिस्टम देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो इसी पर एक और सवाल लेते हैं हम। चलो यहाँ पर देख लीजिए, देखो भाई यहाँ पर ये हमारे पास में एक रॉड है, क्या है हमारे पास रॉड, ठीक है। और ये ले लेते हैं भाई हम सेकंड, कोई भी क्षण ले लेते हैं भाई, कोई भी क्षण हम ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए टी बना दिया, कई अच्छा शेप बना भैया, आप कहाँ से सीखे। देखो इस पूरे का लेंथ हमारे पास क्या है भाई, इस पूरे का लेंथ हमारे पास L है, क्या है L, और इसका पूरा मास हमारे पास भाई क्या है M, मास है M। इसी प्रकार भैया इसका लेंथ भी L होगा, क्या होगा भाई, दोनों सिस्टम सेम है, ये जितना है वो भी इतना है, सेम है भाई सेम। इसका भी लेंथ L है भाई, इसका भी मास क्या है भाई M है M, ठीक है। तो एक सिस्टम हो गया दूर से देखने, और भैया इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता दो क्या होगा। देखिए भाई पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लूंगा, पहले ना इसी रॉड का ना मैं सेंटर ऑफ मास पहले बता दूंगा अपने से। देखिए भाई ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ नहीं मिलेगा क्या भैया, बीचों बीच मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, बीचों बीच मिलेगा, यानी कि L/2 लेंथ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा भाई, कितना पर, L/2 लेंथ पर। या सुनो L/2 लेंथ पर इसका क्या होगा भैया, सेंटर ऑफ मास होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई, होगा होगा, है ना। इस तरह का है यूनिफॉर्मली, तो इसको सेंटर मास क्या बीचों बीच मिलेगा, कहाँ बीचों बीच, ठीक है भाई, ठीक, बीचों बीच मिल गया। इसी और भैया इसका भी निकाल दो, इसका भी निकाल दो, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, बीचों बीच मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बीचों बीच। कितना डिस्टेंस पर भैया, ये भी मिलेगा हमें L/2 डिस्टेंस पर, कितना बार मिलेगा हमें, L/2 डिस्टेंस पर मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, L/2 डिस्टेंस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, L/2 डिस्टेंस पर मिलेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा हमें, L/2 डिस्टेंस पर मिलेगा, ठीक। तो देखो आप सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल सिस्टम हमें निकालना है, तो एक सिस्टम दिया गया था, ये तो हमें पहले से मालूम है कि होल बॉडी है, पूरा रॉड है, रॉड यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, रॉड। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिला, बीच पे मिला, पहले भी हम बात किए थे। और ये भी हमारे पास सेम रॉड है, सेम, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा भैया, आधा लेंथ पर मिलेगा, कहाँ पर, आधा। भैया अब आप तो बात करें कि ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के, थम्मा भाई निकाल रहा हूँ। अब देखो आप इस पॉइंट, यहाँ पर जो आपको सेंटर ऑफ मास मिला भैया, इस पॉइंट को ऐसे अलग कर लो, आप ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम का बताऊंगा। यहाँ पर जो मिला भाई इसको भी आप अलग कर लो, ऐसे 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 पूरे सिस्टम का भी बताऊंगा। ये हो गया भैया, इन दोनों के बीच का लेंथ कितना था,
दोनों के बीच का लेंथ हमारे पास कितना था भैया, दोनों के बीच का लेंथ L/2 था। क्या था, L/2 था। क्या था, L/2। भैया क्या D आप जो लिख रहे थे L/2 हो गया, क्या हो गया भाई, L/2 हो गया। ठीक, मास कितना है, मास तो बता दिया हूँ M है। कितना है मास, कैपिटल M मास है। इसका मास M है, इसका मास भी क्या है, M है। तो मास भैया कैपिटल M रहने वाला है। मास क्या है दोनों का, इसका भी M है तो इसका भी क्या है, मास कैपिटल M। पहले ही बता दिया था मैं। अब सेंटर और मास बताओ। तो भैया वही फॉर्मूला लगाया गया जो आपने बताया था, लगा लो भाई। यहाँ पर फिर आपका 2 पार्टिकल सिस्टम बन के तैयार हो गया ना। तो आप इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में निकाल दो आप एक्स, इसका रिस्पेक्ट में आप सेंटर और मास निकालोगे। क्या होगा भैया, आप इसके जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो वो आपका ओरिजिन सेलेक्ट कर ले तो छोड़ दो, तो इसका मल्टीप्लाई करो mL/2। क्या हो जाएगा, mL/2। ये हो जाएगा mL/2। और नीचे में क्या करते भैया, दोनों मास को ऐड कर देते हो तो m + m हो जाएगा हमारे पास 2m। कितना हो जाएगा हमारे पास, m + m 2m हो जाएगा, 2m। भैया m से m कैंसिल हो गया क्या, अरे भाई हो गया है ना। तो 2 इधर जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4, तो ये मिलेगा भाई L/4। क्या मिला, L/4। भैया आप यहाँ से गए, यहाँ से तो सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पर मिला L/4 पर मिला। कहाँ मिला, L/4 है ना। देखो किसी भी चीज का आधा, एक का आधा कितना होता है भाई, 1/2 होता है। इसका और आधा करो तो इसका आधा 1/4 होता है। ठीक है, L/4 पर मिला। भाई मास तो बराबर है ना, ये तो लॉजिक है, लॉजिक। अब यहाँ से भी भागोगे तो L/4 पर मिलेगा, यहाँ से भागोगे फिर भी कितना मिलेगा, L/4 पर मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा ना, क्योंकि मास तो सेम है, बीच में मिलेगा। तो भैया पूरे सिस्टम का सेंटर और मास आपने बता दिया, ये और ये तो पहले से था। और क्या हो गया, L/2 था इन दोनों के बीच लेंथ, तो इसका आधा कितना होगा भैया, ये आधा। ये पूरे सिस्टम का आपने सेंटर मास बता दिया L/4 लेंथ पर है। यहाँ से L/4 लेंथ चलो, यहाँ से हो गया। तो ये पूरा सिस्टम का आपका क्या हो गया भैया, सेंटर मास हो गया। तो जो हम 2 पार्टिकल सिस्टम पढ़े हैं, ये बस एक बेसिक आइडिया दिया हूँ। कोई भी सवाल हो जाए, वहां में कितने भी बड़े बड़े सवाल आ जाए, 2 पार्टिकल सिस्टम अगर आ गया कहीं पर भी, तो ये लॉजिक लगाना और सेंटर मास आप डिराइव वहां से कर लेना। देखो अब हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ मास, शिफ्टिंग ऑफ मासेस। अगर मास को शिफ्ट कर दोगे सेंटर ऑफ मास पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ेगा। यदि हम मास को शिफ्ट करेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सच में चेंज होगा, या सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वहीं पर रहेगा। भाई 2 केसेस के ऊपर बात करेंगे। देखिए अगर आप मास को अगर शिफ्ट कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो सकता है, और मास को शिफ्ट करने पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं भी हो सकता है। मैं क्या बोला, अगर आप कोई भी सिस्टम में मास को अगर आप शिफ्ट करोगे तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो सकता है और सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चन के बोलने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए हमारा पहला ही टॉपिक है, ये केस नंबर हमारे पास 1 है। इस केस 1 में क्या करेंगे, ये हमारे पास ओरिजिनल है भाई, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितने, 2 पार्टिकल का ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल यहाँ पर हम एज्यूम किए हैं। अब यहाँ पर मैं मास को शिफ्ट कर दूंगा, m2 मास को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या बात करेंगे कि m2 मास को हम शिफ्ट कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाता है। दोनों ही कंडीशन अलग अलग, बारीकी से समझिए, बहुत कंफ्यूजन टॉपिक है। देखो पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ वन ऑफ द मासेस, बोल रहा है कि यदि आप किसी भी एक मास को, किसी भी वन मास को, किसी भी एक मास को आप यदि आप शिफ्ट कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम लोकेशन। यानी कि आप किसी भी एक मास को अगर शिफ्ट कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वहीं पर होगा जो पहले था जब आप मासेस को शिफ्ट नहीं किए थे। ये देखो ये पूरा ये कंडीशन याद रखो, ये हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम है भाई। मास को यहाँ पर हम शिफ्ट नहीं किए हैं, मास को यहाँ पर शिफ्ट नहीं किए हैं तो मान लेता हूँ मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है। इफ यू कैन नॉट शिफ्ट मास, मास को आप शिफ्ट नहीं किए हो, ये m1 है, ये m2 है, ये पूरा सिस्टम तैयार हो गया। इसको भाई एज्यूम कल्पना करो कि आपके पास सिस्टम है, 2 मासेस आपके पास, अभी उनका सेंटर ऑफ मास एक जगह पर है। ठीक, 2 मास है, 2 मासेस है, सेंटर ऑफ मास एक जगह है।
ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई तुम एक 1 मास को क्या करो, शिफ्ट कर दो। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, M2 मास, देखो यहाँ पर ये M2 मास है ना, M2 मास, तो M2 मास को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कहाँ शिफ्ट करूँ भाई, इधर। मैं M2 मास को भैया पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, M2 मास को मैं शिफ्ट करूँ। सोचो सोच, तो कल्पना करो भाई, कल्पना पर बेस है ये। M2 मास इस पूरा सिस्टम से M2 मास को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर, पॉजिटिव x डायरेक्शन में इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। चलो भैया मैं M2 मास को इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, तो M2 मास का नया लोकेशन ये हो गया। कितना शिफ्ट किए भैया, पॉजिटिव x डायरेक्शन में भैया मैं डेल x2 चेंज कर दिया, मैं डेल x2 शिफ्ट कर दिया। M2 मास का पोजीशन पहले यहाँ पर था, M2 मास को पकड़ा और यहाँ पर मैं शिफ्ट कर दिया पॉजिटिव x डायरेक्शन में। यहाँ से कितना शिफ्ट किए भैया, मैं डेल x2 शिफ्ट कर दिया। अगर मैं इसको डेल x2 शिफ्ट करूँगा तो ये लॉजिक लगाओ, सोचो ऐसी नॉर्मली, तो भैया M1 मास तो भी पीछे चला जा रहा होगा, भैया M1 मास भी पीछे चला जा रहा होगा ना। आपके पास एक सिस्टम है, आप यही सोच रहे हो कि हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, इस पार्टिकल को M2 बोलो, इसको अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि M1 मास भी तो इधर ही शिफ्ट हो रहा होगा। भैया तभी ना इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास अपना यहीं पर बैठा पड़ा है। मतलब भैया हम ये बोल सकते हैं क्या, इधर भी ये मतलब M1 मास है, ये डेल x1 शिफ्ट हो जाएगा किस साइड। अभी सोचने पर तो यहाँ तक एकदम सही लग रहा है, या सुनो, M1 M2 M1 मास M2 मास को शिफ्ट कर दिया डेल x2, और सेंटर मास चेंज नहीं होगा। हमें लग रहा है कि ये वाला पार्टिकल इसी अटैच है, ये भी इधर ही शिफ्ट होगा, ऐसे लग रहा है। कितना शिफ्ट हो गया, डेल x1 शिफ्ट हो गया, है ना। यहाँ तो एकदम सही लग रहा है कि बात चलो सही है, M2 को शिफ्ट किए तो M1 भी शिफ्ट हुआ और सेंटर मास वहीं पर है, कोई टेंशन नहीं। समझे कि नहीं, यहाँ तक सही है। लेकिन रियलिटी जानते क्या सच में ऐसा होता है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल केस था, है ना, जब सिस्टम यहाँ पर पड़ा था तो ये सेंटर मास निकालेगा, नॉर्मल फॉर्मूला था, नहीं था क्या, है ना, ये नॉर्मल केस था ना, था। ठीक, अब देखो ये क्या है, चेंज इन सेंटर ऑफ मास। क्या लिखा हूं मैं भैया, चेंज इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन सेंटर ऑफ मास। अरे सेंटर ऑफ मास को चेंज हो गया तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, क्यों M1 डेल x1, क्यों M1 भी तो शिफ्ट हो गया होगा ना डेल x1, कहीं ना कहीं नहीं हुआ होगा, क्या होगा, पोजीशन चेंज प्लस M2 भी तो शिफ्ट हो गया अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेल x2, टोटल मास M1 प्लस M2। तो भैया ये फॉर्मूला हम लगा दिए, क्योंकि सिस्टम को आप तो खींच के चेंज कर दिए, सिस्टम को भगा दिए उसके पोजीशन से, तो क्या पोजीशन चेंज नहीं हुआ क्या, M1 M2 का हुआ ना। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो गया करके फॉर्मूला मैंने बना दिया हूँ, ये नहीं हुआ कि नया फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बस है, ज़्यादा गौर मत करो। अब आप क्वेश्चन में लिखे हो कि एक मास को यदि आप शिफ्ट कर रहे हो तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आप मास को शिफ्ट कर दिए ना, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए बस। ठीक, तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास कटिंग कर दो, नहीं होना चाहिए शिफ्ट। मास शिफ्ट हो गया, अगर मास शिफ्ट हो गया M2 मास तो उसका पोजीशन शिफ्ट हो गया, अगर M2 मास का पोजीशन शिफ्ट हुआ तो M1 का भी तो पोजीशन शिफ्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। लेकिन यही तो हमें खेल खेलना है कि M1 मास का पोजीशन शिफ्ट कहाँ हुआ, हम कल्पना कर रहे हैं कि M1 मास इधर ही भागा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, M1 मास एक्चुअली पीछे भागा। कैसे भैया, बता रहा हूँ, देखो चलो, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ सेंटर ऑफ मास चेंज आपका, M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लाई करा दो, पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा नहीं, ये पूरा 0 हटा दूं यहीं से, बात क्लियर है मेरी, ये पूरा पार्ट इधर मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। हम क्या निकालना चाहते हैं, x2 तो मैं बता दिया कि M2 और ये M1 M2 को मैं शिफ्ट किया इधर, तो डेल x2 तो मुझे मालूम है ना कि मैंने शिफ्ट किया ना M2 मास को कितना डिस्टेंस, M1 को मैं शिफ्ट नहीं किया। M1 जब मैं M2 को खुद शिफ्ट किया तो M1 ऑटोमेटिक शिफ्ट हुआ, और ऐसे शिफ्ट हुआ कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज मत हो। तो बात है कि x1 इधर चेंज हुआ कि x1 इधर शिफ्ट हुआ, हमें नहीं मालूम, हम कल्पना से सोचे थे इधर शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन हम गलत सोचे थे शायद। भैया प्रूफ करो, तो मैं निकाल दूंगा डेल x1, यही तो चाहते थे, यही डेल x1 इधर शिफ्ट हुआ होगा कि इधर भागा होगा, सही है कि नहीं। चलो निकाल के दिखाता हूँ क्या होगा। तो इस साइड इस पार्ट को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं भाई, देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस पार्ट को इधर भेजूंगा मैं,
ठीक, तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा भाई डेल x1 इक्वल टू माइनस m2 डेल x2। ये होगा कि नहीं भैया? होगा ना? नहीं होगा क्या? ये होगा कि नहीं होगा भाई? इस पार्ट को इधर भेजो ना भाई, तो ये माइनस में नहीं होगा क्या? होगा। चलो ठीक, अच्छी बात बताई। ठीक भैया, आप तो ये चाहते थे डेल x1, मैं चाहता यही था ना कि m2 को इधर शिफ्ट किया, डेल x2 ये तो मुझे मालूम था, मैंने शिफ्ट कितना, तो m1 इस प्रकार शिफ्ट हुआ, कहीं पर भी m1 शिफ्ट हुआ होगा और इस प्रकार शिफ्ट हुआ कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वहीं रहे जो पहले था। ठीक है, मैं बता रहा हूं, तो ये डेल x1 हो गया भाई इक्वल टू माइनस m2 डेल x2 अपॉन m1। मतलब भैया आप ये बोलना चाह रहे हो अगर डेल x1 आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी निगेटिव में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आपको डेल x1 जो कि मास 1 का पोजीशन है, मास 1 कहाँ शिफ्ट हुआ? तो भैया मास 1 शिफ्ट हुआ x के निगेटिव डायरेक्शन में। कहाँ शिफ्ट हुआ? x के निगेटिव डायरेक्शन। भैया आप कल्पना इधर कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, ये मास m1 है, ये पॉजिटिव x इधर खींचे थे, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास को वहीं पर रहने देगा, इसलिए इधर शिफ्ट हुआ, इस डायरेक्शन में डेल x1 आपका शिफ्ट हुआ। समझ पा रहे हो इस बात को? अब ये लाजमी भी है, सोचो थोड़ा। m2 m1 का आपने शिफ्ट किया डेल x2, सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहे, यहीं पर रहे, ये चाहता है, हम चाहते हैं सेंटर यहीं पर है, तो m1 क्या करेगा? नहीं भाई तुम शिफ्ट हुए ना, मैं भी थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूँ, सेंटर ऑफ मास वापस वहीं पर आ जाए। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। याद रखो ये बात को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भैया हम जब क्वेश्चन आएगा कि सेंटर ऑफ एक मास को आप शिफ्ट कर रहे हो और सेंटर ऑफ मास आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के हम क्या चाहेंगे? अगर m2 मास को मैंने शिफ्ट किया, वो डिस्टेंस मुझे मालूम है ना, लेकिन m1 मास अपने आप शिफ्ट हुआ, वो डिस्टेंस मालूम है क्या? नहीं, वो निकालना पड़ेगा। और किधर शिफ्ट होगा हमें मालूम है, वो कंफर्म है, इधर ये m2 हुआ तो ये इधर हो जाएगा। कितना होगा वो तो वैल्यू पर डिपेंड करेगा, अभी सवाल हल करेंगे उसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो भैया हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, ये लगाएंगे ना, सेंटर मास चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ये चीज कहाँ? यहीं से तो निकाले थे हम, नहीं निकाले थे भैया? सच में ये फॉर्मूला याद है? मैं बोलूँगा ये मत याद रखो, आप ओरिजिनल याद रखो। क्या याद रखो? ओरिजिनल। ठीक, आप ये याद रखो भैया, चेंज इन सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 चेंज इन पोजीशन मास 1 डेल x1 प्लस मास 2 चेंज इन पोजीशन x2। मतलब मास 2 का पोजीशन चेंज हुआ और m1 प्लस m2। भैया आप कंफ्यूजन में मत पड़ो, आप ये फॉर्मूला सिंपल याद रख लो। अगर सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं हुआ होगा तो जीरो कर दो, सिंपल सा, ये मेन फॉर्मूला याद रखो। ठीक, ये सब तो मैं बना के दिखाया हूँ, ये ओरिजिनल है, यहीं से सारा चीज़ खेल लेना। समझ पाए इस बात को? बहुत आसान है। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और वहाँ पर इसका छोटा सा सवाल सॉल्व करते हैं और एक कंडीशन के ऊपर और बात करेंगे कि m2 मास को अगर शिफ्ट कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाता है, तब m1 मास कहाँ पर शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अभी जो हम शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़े थे वहाँ आइडिया लिए थे बेसिक सा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही हमारे पास m1 और m2 एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर m1 का जो मास 4 kg, m2 का मास हमारे पास 8 kg है, ये पूरा सिस्टम है हमारे पास। ठीक, जब सिस्टम है, इनिशियल कंडीशन पर सिस्टम है हमारे पास, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मैंने मान लिया। कहीं पर भी हो सिस्टम का एक फिक्स जगह सेंटर ऑफ मास होगा भाई, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस m2 को मैंने पकड़ा और पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट किया। कहाँ शिफ्ट किया? मैं राइट साइड शिफ्ट किया। राइट साइड यानी कि मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट किया। m2 मास को पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट किया। समझ पा रहे? m1 मास m2 मास को ऐसे शिफ्ट किया पॉजिटिव x डायरेक्शन। भैया कितना किए? आपको तो पता था
बता दो। तो M2 मास को मैं यहाँ से 2 मीटर शिफ्ट कर दिया, कहाँ से 2 मीटर शिफ्ट कर दिया, तो डेल x2 2 मीटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि M2 मास को जब मैंने 2 मीटर शिफ्ट किया और मैं खुद बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, तो M1 मास लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट होगा, हमें तो मालूम है। और सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा तो M1 मास कंफर्म कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो कितना शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा कि सेंटर ऑफ मास आपका चेंज ना हो, आइए जानते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपने बनाया था जब सेंटर ऑफ मास चेंज होता है तब, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहे जब आपने M2 को शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो M1 कितना शिफ्ट हुआ होगा लेफ्ट साइड, बता दो। तो ये तो 0 हो गया, M1 प्लस M2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, पूरा क्या बन गया, 0 बन गया, हो गया। तो हम क्या चाहते हैं भाई, इधर डेल x1 कितना हुआ, तो डेल x1 यानी कि मास 1 जो है कितना शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड, तो क्या किए थे हम माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा भैया हमारे पास M2 M1 और ये हो जाएगा डेल x2, होगा भैया, ऐसी होगा। माइनस M2 कितना भैया 8 kg हमारे पास है और M1 कितना भाई हमारे पास 4 है, और भैया M2 कितना शिफ्ट हुआ था 2 मीटर जैसे आपने बताया था, ठीक। तो कितना हो जाएगा भैया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 4 जा हो गया 8। तो कितना मिला भैया -4 मीटर। यानी कि भैया जब M2 को 2 मीटर शिफ्ट किए और सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है तो M1 लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट हुआ, 4 मीटर शिफ्ट हुआ। माइनस डायरेक्शन को बता रहा है कि इधर शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, उधर डेल x1 4 मीटर शिफ्ट हुआ। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक, याद रखो ये चीज, हो गया। ये हमारे पास केस नंबर 1 था, जब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ था तब ये इधर 4 मीटर शिफ्ट हो गई, ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2, तो हेडिंग जो हो जाएगा हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 कुछ नया है क्या, स्पेशल है क्या, है भाई बहुत नया है, ठीक। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, अब मैं खुद बोल रहा हूं, रियलिटी में बोल रहा हूं भाई, हवा हवाई बात नहीं करेंगे यहाँ पर। देखो डायग्राम तो भैया आपने यहाँ पर शायद सेम ही बना दिया है, केस नंबर 2 में डायग्राम आपने सेम बनाया, मैं चाहता था बनाऊं, बना दिया, सब सेम है, 4 किलोग्राम 4 kg 8 kg 8 kg, इसका सेंटर मास यहाँ, इसका सेंटर मास यहाँ, ठीक। अब देखो यार सोचो, M2 M1, M2 मास को मैं 2 मीटर शिफ्ट किया, M2 मास को मैं 2 मीटर शिफ्ट किया, और मैं खुद बोल रहा हूं कि हमने M2 मास को जब 2 मीटर शिफ्ट किया तो उसका सेंटर ऑफ मास 1 मीटर शिफ्ट हो गया। फिर से M2 मास को हमने कितना मीटर शिफ्ट किया, M2 मास को हमने 2 मीटर शिफ्ट किया तो सेंटर ऑफ मास 1 मीटर शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो भैया, राइट साइड, कहाँ, राइट साइड। चलो भैया ये हमारा इनिशियल कंडीशन था, शुरुआत में सब सही था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर शुरुआत में, जैसे M2 मास को अपन पकड़े 8 किलोग्राम के मास को पकड़े और 2 मीटर शिफ्ट किए तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, बोल रहे हैं अपन 1 मीटर शिफ्ट होगा। मतलब भैया यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ होगा तो यहाँ से यहाँ पर आ गया होगा, मान चलो 1 मीटर शिफ्ट हो गए, 1 मीटर शिफ्ट हो गए, यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा कि नहीं आया होगा, सेंटर ऑफ मास इसका नहीं खिसका होगा, क्या खिसका होगा, अरे खिसका होगा, ठीक है। तो भैया आप मुझे अब ये बताओ कि M2 मास को जब 2 मीटर शिफ्ट किया राइट साइड पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास इधर ही 1 मीटर शिफ्ट हो गया, तब M2 मास कितना शिफ्ट हुआ, M2 मास कितना शिफ्ट हुआ और M2 मास किधर शिफ्ट हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आपने M2 को शिफ्ट किया तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हुआ तो M1 रिएक्ट नहीं करेगी, M1 रिएक्ट नहीं करेगी, क्या करेगी ना, M2 भी किधर शिफ्ट होना चाहेगी, लेकिन यहाँ कहाँ शिफ्ट हुआ, क्या भैया इधर शिफ्ट हो गया क्या M2 कि वापस इधर ही शिफ्ट हुआ, और हुआ तो कितना मीटर शिफ्ट हुआ बताओ, चलो बता रहे हैं।
ठीक, तो यहाँ पर तो 4 मीटर आया था इस कंडीशन में। चलो फॉर्मूला तो हमें मालूम है, लगा देंगे। ये तो हो गया था हमारे पास। यहाँ पर क्या था, सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम। चलो इसमें कैलकुलेट करते हैं, इसका है ना भाई यहाँ पर बनाऊंगा मैं, ठीक। चलो डेल एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू भैया m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2, और भैया यहाँ पर आपने किया था, हम जानते हैं पहले भी आपने बताया था m1 प्लस m2। भैया डेल एक्स COM डेल एक्स कॉम यानी कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास। इस टाइम भैया चेंज इन सेंटर ऑफ मास 0 नहीं है, चेंज इन सेंटर ऑफ मास 1 मीटर। कितना है चेंज इन सेंटर ऑफ मास, कितना है 1, कितना है 1। सेंटर ऑफ मास में चेंजेस आ गए भैया 1 मीटर का, पहले यहाँ था 1 मीटर शिफ्ट हो गया। भैया m1 कितना है, m1 है 4 किलोग्राम। कितने m1 4 किलोग्राम। भैया डेल x1 मालूम है क्या रे, यही तो पता करना है भाई कि m2 को शिफ्ट किए तो m1 कितना शिफ्ट हुआ और कहाँ शिफ्ट हुआ। तो डेल x1 नहीं मालूम तो वहीं रख दो भाई। m2 कितना है भाई, m2 8 किलोग्राम और x2 है हमारे पास 2, तो 8 2 हो जाएगा 16। डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो नहीं करता हूँ, है ना। m1 प्लस m2 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। 12 1 जा हो जाएगा ये 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 डेल x1 प्लस 8 2 जा हो जाएगा भैया 16। तो भैया डेल x1 कितना आया, डेल x1 आया भैया -1 मीटर। डेल x1 कितना आया -1 मीटर, यानी कि भैया साफ मतलब है अगर आपने मास 8 किलोग्राम के मास को 2 मीटर शिफ्ट किया और सेंटर ऑफ मास कंफर्म 1 मीटर शिफ्ट हुआ, तो m1 बॉडी शिफ्ट हुई लेकिन कहाँ, निगेटिव x डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मीटर शिफ्ट हुआ। कितना 1 मीटर। इस टाइम आपका जो 4 किलोग्राम का बॉडी है ये इधर कितना मीटर शिफ्ट हुआ 1 मीटर। हाँ भैया इतना समझ। अब दोनों डायग्राम को देखो, आप जब यहाँ पर भी आपने 8 किलोग्राम को 2 मीटर शिफ्ट किया, यहाँ पर भी 8 किलोग्राम को 2 मीटर शिफ्ट किया, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज मत हो करके m1 मास इधर 4 मीटर शिफ्ट हुआ और यहाँ सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज हो गया तो m1 मास सिर्फ 1 मीटर शिफ्ट हुआ। समझ पाए। तो चीजें बैलेंस है, चीजें सब है, संतुष्ट करना पड़ेगा, मानो है ना मानो, रियलिटी है, सही है। ठीक, जितना हो सके बार बार इसको प्रैक्टिस करो भाई। देखो दोनों कंडीशन अलग अलग है, तभी ना मास शिफ्ट हुआ, सेंटर मास शिफ्ट हुआ, तो m1 बॉडी अब पहले के मुकाबले ज्यादा थी ना इधर खिसकेगी, सोचो ना, कम ही खिसकेगी ना। तो ये लॉजिक है यहाँ पर, ठीक है।